हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत करता हूं आपका दोबारा सुशंकरम लर्नर बॉक्स चैनल में। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है बिल्कुल बेसिक ग्रामर का। हमने हिंदी की क्लासेस जो थी वो स्टार्ट कर दी हुई हैं, ठीक है। और यहाँ पे आज हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल बेसिक ग्रामर से। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ छोटी बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि कितना जरूरी है ग्रामर को पढ़ना। ठीक है, हम क्या करते हैं, बड़े एग्जाम को सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा एग्जाम है और छोटी छोटी चीजों को, बेसिक को भूल जाते हैं और फिर चीजों को रट के पढ़ के पेपर में बैठ जाते हैं। ठीक है, फिर चीज जरा से घुमा के आ जाती है और फिर आप नील हो जाते हैं और कुछ भी। तो इसके लिए हमें बेसिक चीजों को समझना बहुत जरूरी है टू अप्रोच जो है लार्जर वन। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता कभी भी कि हम लोग सीढ़ियां जो चढ़ते हैं चौथी सीढ़ी पहले चढ़ जाए, हम स्टेप बाय स्टेप चढ़ते हैं। वैसे ही हर चीज में आपको जो बेसिक पे है बहुत अच्छे से ध्यान देना है, बहुत जरूरी होती है ये चीज। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर जो कि बिल्कुल बेसिक ग्रामर से रिलेटेड है। आज हम बात करेंगे ग्रामर एक्चुअल में क्या जरूरी है और क्यों जरूरी है। ग्रामर जो है वो एक भाषा का शुद्ध रूप में लिखना और समझना, कैसे उसको लिखा जाएगा, वो हमें ग्रामर सिखाता है। अब भाषाओं के बारे में ज्ञान देखते हैं। भाषा जो है वो क्या है? भाषा है हमारी एक कम्युनिकेशन वे। ठीक है, हमारे जो अंतर मन के भाव हैं, दूसरों के साथ हम जो प्रकट करते हैं, ठीक है, कम्युनिकेशन करते हैं, उसे भाषा कहते हैं। जिससे हम अपने मन के भावों को दूसरों को व्यक्त करके बताते हैं, उसे भाषा कहते हैं। हमारे जो संविधान है उसमें जो 22 भाषाएं हैं उसको लिखी गई हैं कि 22 भाषाएं को रूप दिया गया है कि इंडिया में 22 लैंग्वेजेस हैं। ये आपके संविधान में इनका वर्णन किया गया है। भाषा के जो दो रूप हैं वो भाषा के कैसे हो सकते हैं? मौखिक और लिखित। जैसे मैंने आपको बताया कि भाषा क्या है? भाषा है अपने अंतर्मन के विचारों का आदान प्रदान। आदान प्रदान हम कैसे करते हैं? आदान प्रदान हम बोल के कर सकते हैं, मौखिक और लिखित रूप से। चिट्ठियां जब भेजी जाती हैं, हालांकि आजकल टेक्स्ट मैसेज भेजे जाते हैं, चिट्ठियों का जमाना रहा नहीं, बट हम कुछ भी चीज लिख के जब व्यक्त करते हैं तो उसे लिखित रूप कहते हैं। ठीक है, भाषा जो है वो है क्या एक्चुअल में? अगर देखा जाए तो ये ध्वनि है। ठीक है, ध्वनि को, ठीक है, संकेतात्मक चिन्हों में लिखना, ठीक है, वो उनको फिर शब्दों के रूप में संजोना, वो एक्चुअल में भाषा कहलाई जाती है। तो जो ध्वनि है उनका जो संकेतात्मक चिन्ह है, लिखना है, उसको हम लिपि बोलते हैं। ठीक है, कि भाषा के लिखने की विधि को जो भी हम बोलते हैं उसका हमने एक साइन बना दिया। ठीक है, कोई भी साइन बना दिया, उसको क्या बोलेंगे? लिपि है, कि इस लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है। जैसे पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। तो ये भाषा और लिपि पे थोड़ा थोड़ा आपका ज्ञान। आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं हिंदी भाषा में। ठीक है, हिंदी भाषा जो है उसमें वर्णमाला, वर्ण है क्या एक्चुअल में? वर्ण जो है भाषा की सबसे छोटी इकाई है। इससे छोटा कुछ नहीं हो सकता। जैसे हम बोलते हैं, जब हम साइंस पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं? सेल इज द स्मॉलेस्ट एंड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। वैसे ही वर्ण क्या है? भाषा की एक बहुत छोटी इकाई है, इससे ज्यादा छोटी कुछ नहीं हो सकता। जब हम वर्णों को एक साथ रख देते हैं और उनका एक सार्थक समूह बनाते हैं, उसे हम शब्द कहते हैं। याद रखना बच्चों, ठीक है, ये सार्थक समूह जो है वो लिखना बहुत जरूरी है। ठीक है, ऐसे तो हम कोई भी वर्ण आपस में जोड़ देंगे, कुछ भी मीनिंग निकल जाएगा। तो सार्थक समूह वाले शब्द वर्णों का जोड़ ही शब्द कहलाता है। हिंदी भाषा या ग्रामर के अकॉर्डिंग बात करें हम, व्याकरण के अकॉर्डिंग, तो 44 जो है जो वर्ण है हिंदी भाषा में, जिसमें से स्वर जो है वो 11 है। ठीक है, और व्यंजन जो है वो 33 व्यंजन जो है वो रखे गए हैं। ठीक है, 11 स्वर। ठीक है, 11 स्वर के अलावा दो चीजें आती हैं जो है अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार अंग आ, और आ जो है वो विसर्ग के रूप में काम करती हैं। व्यंजनों की बात करें तो व्यंजन 33 हैं। ठीक है, आपके 33 व्यंजन हैं और स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। व्यंजन, स्वर और व्यंजनों की परिभाषा क्या होती है? स्वर क्या है? जो बिना किसी सहायता के बोले जाएं। ठीक है, अ से लेके ओ तक। ठीक है, बिना किसी सहायता से अपने आप, सेल्फ डिपेंडेंट। जैसे मोदी जी आजकल कह रहे हैं आत्मनिर्भर बनो, तो स्वर क्या है? आत्मनिर्भर हैं।
ठीक है। और व्यंजन है, व्यंजन जो है जो स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं। इसका मैंने एक एग्जांपल भी लिखा है, जैसे क जो है वो उसको एक बैसाखी की जरूरत पड़ती है, ये आत्मनिर्भर नहीं है। इसको आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, ओ को जोड़ना पड़ेगा। ओ जब इसके साथ जुड़ जाएगा तो ये क जो है वो पूर्ण रूप से बोला जाएगा। खुद इसकी कोई ध्वनि नहीं है, बिना स्वरों की सहायता से बोला नहीं जा सकता। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम आते हैं तो जो वर्णों के समूह को हम शब्द कहते हैं, तो शब्दों को प्रकार देखे जाए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जब भी हम गद्यांश पद्यांश या बेसिक ग्रामर को छोड़ देते हैं तो हमें पता नहीं चलता चीज है क्या और कैसी है। तो प्रकार में देखते हैं अर्थ के आधार पे। अर्थ के आधार पे जो शब्द हैं वो सार्थक और निरर्थक हैं। जैसे मैंने यहाँ पे भी लिखा था कि सार्थक समूह को ही शब्द कहेंगे। सार्थक और निरर्थक से क्या अभिप्राय है, सार्थक और निरर्थक से अभिप्राय है जैसे शब्दों का कुछ मीनिंग होना चाहिए, मीनिंगलेस बातें नहीं करनी है। ठीक है। जैसे रोटी है, रोटी एक शब्द है तो उसका एक मीनिंग है, रोटी, रोटी मीन खाना, है ना। अगर हम क्या बोल देते हैं साथ के साथ कि अपनी लेमन लैंग्वेज में, खासकर नॉर्थ इंडिया की साइड पे या पंजाबी और हिंदी में अगर आ जाते हैं इस साइड पे, पंजाब वाली साइड पे, तो बोलते हैं रोटी शोटी लाया। ठीक है। रोटी तो ठीक है, रोटी एक वर्ड है जिसका एक प्रॉपर मीनिंग है। शोटी क्या होता है, पानी वानी। ठीक है, पानी ठीक है, वाणी क्या है। ठीक है। तो सार्थक जो है शब्द वही जो है प्रॉपरली शब्द जो है वो कहलाए जाएंगे। शब्दों में सार्थक वर्णों का यूज होना बहुत जरूरी है। तो निरर्थक जिनका कोई अर्थ नहीं होता, एज आई टोल्ड यू। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं विकार के आधार पर शब्दों के प्रकार। विकार मतलब कोई इसमें आप क्या कर दें, कोई विकार उत्पन्न करना, मतलब कि कुछ जो है इसमें चेंज लाना। ठीक है। तो विकार मतलब अविकारी और अविकारी। ठीक है। विकारी और अविकारी, विकार के आधार पे कि चेंज कैसे कैसे आ सकता है। तो विकारी वो शब्द होते हैं जिन पे चेंज आ जाता है। ठीक है। चेंज कैसे आएगा, लिंग बदल के, वचन बदल के, ठीक है, काल के अनुसार उनमें परिवर्तन हो जाता है। ठीक है। और ये वो शब्द होते हैं अविकारी जिनमें कोई भी चेंज जो है वो नहीं आता है। जैसे ही एग्जाम्पल में ही जैसे है। ठीक है। प्रतिदिन है। ठीक है। प्रतिदिन एक ऐसा शब्द है, इसको स्त्रीलिंग के साथ भी प्रयोग कर लो, पुल्लिंग के साथ भी प्रयोग कर लो, प्रतिदिन प्रतिदिन ही रहेगा। समझ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि शाम प्रतिदिन स्कूल जाता है। ठीक है। और क्षमा प्रतिदिन स्कूल जाती है। तो प्रतिदिन पे वचन के बदलने से कोई असर जो है वो उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, वो वैसे का वैसा ही यूज हुआ। तो जो वैसे के वैसे ही यूज होते हैं शब्द, उनको अविकारी शब्द कहलाया जाता है, जिन पे लिंग वचन काल का कोई प्रभाव ना पड़े। नेक्स्ट आते हैं उत्पत्ति के आधार पे दोस्तों। तो उत्पत्ति के आधार पे कौन कौन से शब्द हैं, तत्सम शब्द हैं, तद्भव है, देशज है, विदेशज है। ठीक है। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज कौन से शब्द होते हैं, ये वो शब्द हैं। तत्सम शब्दों की अगर मैं बात करूं, इसका मतलब होता है जैसे के वैसे, यानी कि ज्यों के त्यों। ठीक है। जैसे ओरिजिनलिटी में थे वैसे ही ओरिजिनल फॉर्म में रख दिए। ठीक है। उनमें कोई चेंजेस नहीं लाया गया। तो संस्कृत भाषा के वो शब्द हैं जो संस्कृत से वैसे ही उठाए गए हैं और वैसे ही रख दिए गए हैं, उनको हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, उनको हम तत्सम शब्द जो है वो कहेंगे। तद्भव शब्द जो संस्कृत के वो शब्द हैं जिनको हमने कुछ बदल दिया है, थोड़ा उनमें बदलाव लिया है अपनी सहूलियत के अनुसार, भाषा में प्रयोग के अनुसार, और उनको चेंज करके उनके बदलाव में हम हिंदी भाषा में उनको प्रयोग करते हैं। जैसे अग्नि है दोस्तों, अग्नि एक संस्कृत वर्ड है। ठीक है। उसको हम क्या प्रयोग करते हैं हिंदी में, आग। ठीक है। तो वैसे बहुत सारे, जैसे मात्रा है, ठीक है, मातृ है, भ्राता है, भ्राता मीन्स भाई। ठीक है। भाई हम लिखते हैं, भ्राता हम नहीं लिखते। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं जो तद्भव की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट है देशज और विदेशज। देशज शब्द वो शब्द है दोस्तों जैसे कि इसका नाम ही बोल रहा है, देशज। देशज मीन अपने देश के, अपने लोकल भाषा लैंग्वेज के जो शब्द हैं अपने देश के, उनको हम देशज शब्द बोलते हैं। विदेशज जो विदेशी भाषाओं से लिए गए हैं, विदेशी भाषाओं से जैसे कुछ इंग्लिश से उठा लिए, कुछ फारसी से उठा लिए, कुछ अरबी से उठा लिए। जैसे स्टेशन वर्ड का दोस्तों हम लोग प्रयोग करते हैं हिंदी भाषा में, स्टेशन लिख देते हैं।
ठीक है। स्टेशन क्या है, इंग्लिश भाषा का शब्द है। पेपर, पेपर को भी हिंदी में हम पेपर लिख देते हैं, ठीक है। पेपर क्या है आपका हिंदी भाषा का शब्द ना होते हुए अंग्रेजी भाषा का शब्द है। ऐसे ही बहुत सारी भाषाओं के जो शब्द हैं हम लोगों ने अपनी हिंदी भाषा में अपना जो शब्दकोश है उसको बढ़ाया है दूसरी भाषाओं से भी लेके। तो दोस्तों अब आते हैं आगे, ठीक है, व्यंजन के आगे आते हैं और उनके उच्चारण स्थान पे। ये जो चीज है आपकी, ये आपकी इंपॉर्टेंस रखती है जब आप गद्यांश और पद्यांश करते हैं, या कई बार एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं कि तत्सम शब्द कौन से हैं, तद्भव शब्द कौन से हैं, ठीक है। ऐसा डायरेक्टली भी आ जाता है कि फाइंड आउट करें। और गद्यांश और पद्यांश में किस तरह से अपनी अहमियत शो करते हैं, जब आप इसमें विशेष लिखेंगे तो उसमें शब्दावली जो आप लिखेंगे प्रयोग की गई है तो कैसी शब्दावली है, तत्सम है, तद्भव है, ठीक है, ऐसे शब्द आपको वहां पे देने पड़ते हैं। तो इसलिए इनका ज्ञान होना जो है जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए हम आते हैं वर्ग पे, जहां मैंने लिखा है वर्ग का मतलब क्या है, ग्रुप, ठीक है। व्यंजन जो है वो वर्गों में डिवाइड किए गए हैं। वर्गों में डिवाइड मीन ग्रुप्स में डिवाइड। जैसे मान लो क है, क के आगे क्या आता है, ठीक है, क ख ग घ, तो फर्स्ट वर्ड जो है क, उसके आगे क्या ख ग घ, ठीक है। तो ये जो है उसके आगे वाले शब्द जो है वो इसी ग्रुप के कहलाएंगे। तो मतलब उसको क्या बोलेंगे हम, क वर्ग, ठीक है। क वर्ग में क ख ग घ, ठीक है। हाँ, ये जो शब्द हैं क वर्ग में आते हैं। सेम वैसे ही हर लाइन का पहला जो शब्द है वो उठा लिया गया है। जैसे च है, च छ ज झ न, ठीक है। तो ये च जो है, जो च वर्ग उसमें कहलाएंगे, ये च वर्ग में है, ठीक है। फिर सेम एज इट इज ट वर्ग, ठीक है, ट ठ द ध न, ठीक है, त वर्ग त थ द ध न, ठीक है। और प वर्ग सेम वैसे ही चलता जाएगा। तो इनको हम वर्गों में डिवीजन जो है वो बोलते हैं। प तक जो है वो वर्ग है, बाकी आगे वर्ग की डिवीजन नहीं है। इसके अलावा वर्गों के अलावा ये व्यंजन में है जो शब्द कुछ होते हैं अनुनासिक शब्द, ठीक है, अनुनासिक वर्ण, सॉरी शब्द नहीं वर्ण। अनुनासिक वर्ण वो वर्ण है जो नाक और कान की सहायता से आपके नाक और अंदर का जो तालु है उसकी सहायता से, अंदर कंठ और नाक की सहायता से जो इकट्ठे बोले जाते हैं, ठीक है। बहुत सारी चीजें बोल दी मैंने इकट्ठे, एक्चुअली में नाक के सहारे भी और कंठ के सहारे भी, दोनों से के सहारे से जो चीज बोली जाएगी वो अनुनासिक शब्द जो है वो कहलाती है, ठीक है। अनुनासिक वर्ण, सॉरी शब्द जैसे चांद है, ठीक है। तो चांद में जो बिंदी है, ठीक है, जो चंद्र बिंदी हम जिसको बोलते हैं ऐसे लगती है ऊपर, वो अनुनासिक शब्दों में आता है। उन्हीं नीचे जो है वो अनुनासिक जो है वर्ण जो है वो इसके अंदर आएंगे, ठीक है। तो जो हर वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो अनुनासिक वर्ण की कैटेगरी में आता है, ठीक है। म न ण ये सारे जो है वो अनुनासिक वर्ण की कैटेगरी में रखे जाते हैं। इसके अलावा अब आते हैं आगे हमारा उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान में कौन सा शब्द जो है वो कहाँ पे बोला जाता है। बहुत सारे दोस्त जो ऐसा बोलते हैं कि हमें पता है, पर कहीं ना कहीं बिना प्रैक्टिस से वो मार खा जाते हैं। तो ये भी एग्जाम पैटर्न से बहुत जरूरी है, खासकर छोटे एग्जाम्स में, क्लैरिकल और इसमें ये चीज जो है डेफिनेटली पूछी जाती है कि कौन सा वर्ण का उच्चारण स्थान जो है। बहुत इजी है, इसको ध्यान में रखना, ठीक है। जैसे कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओष्ठ, कंठ ओष्ठ, दंत ओष्ठ और नासिका, ये सारे जो है वो उच्चारण स्थान है। कौन सा वर्ण कहाँ से बोला जाता है, ठीक है। तो कंठ को, कंठ मतलब गले के अंदर का जो हिस्सा है वो कंठ है आपका, ठीक है। भगवान शिव को बोलते हैं जैसे नीलकंठ, कंठ मतलब यहाँ, ठीक है। तो कंठ में क वर्ग जो है वो आता है, क से कंठ, क से क वर्ग, ठीक है। याद रखना बहुत इजी है। क को बोलो तो अंदर से, गले से, यहाँ से आवाज आएगी आपके। मेरा गला भी थोड़ा खराब है, सॉरी माफ करें। पर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें आगे है अ भी अगर आप बोले तो कंठ से ही इसकी आवाज आती है। और विसर्ग जो है वो, विसर्गों की ध्वनि भी यहाँ से कंठ से ही आपकी आएगी। तालु, तालु आपको पता है दांतों से थोड़ा सा आगे जाए, बक्कल कैविटी के ऊपर वाला पोर्शन जो है वो तालु कहलाता है। तो तालु से, ठीक है, आप देखना तालु च बोले, च के टाइम पे जो तालु है ऊपर आपका स्पर्श जो है हवा का और इसका दबाव वो है वो वहां पे फील होगा, आपको तालु में फील होगा। च वर्ग जो है वो तालु में आता है, ठीक है। शब्दों को बार बार बोलने की प्रैक्टिस करें इसके अकॉर्डिंग, ठीक है। आपको इंटरनली फील हो जाएगा कि एक्चुअली ये शब्द जो है वो वहां से बोला जाता है, ठीक है।
इसमें तालु में और कौन कौन से शब्द आते हैं? ई आता है, य आता है, श आता है। और नेक्स्ट है हमारी मूर्धा। मूर्धा में कौन कौन से? ट वर्ग। ट को बोलते हुए आप देखें तो आपकी जीभ भी थोड़ा टर्न होती है, ठीक है, जीभ भी थोड़ी सी अंदर को टर्न होती है और अंदर जो अल्वा आपकी टच है वहां से आवाज जो है वो टच होके आती है, उसको हम मूर्धा की इसमें कैटेगरी में रखते हैं। री, श, र, ठीक है। तो क्या हुआ है? कंपन सा, वाइब्रेशन सी होती है जो आपका अल्वा होता है, ठीक है, बीच में उस पे वाइब्रेशन सी फील होती है, तो वहां से जो बोले जाते हैं वो है मूर्धा में कहलाए जाते हैं। जैसे ट वर्ग, री, र और श जो है वो बार बार एक दो बार प्रैक्टिस करो, एक दो बार पढ़ोगे आपको वैसे ही याद हो जाएगा, किसका कोई सिनोनिम बनाने की जरूरत नहीं है। ट्राई मैंने की थी, बट आई फील कि अगर आप रेगुलर इसको 2-3 बार प्रैक्टिस कर लें, बड़े इजिली आप गेस कर सकते हैं कि कौन कौन से वर्ण जो है वो कहाँ किस कैटेगरी में रखे गए हैं। नेक्स्ट आते हैं दंत, ठीक है। दंत, दंत में आपकी जो जीभा है वो दांतों के साथ टकराएगी बोलते हुए। जैसे त वर्ग है, त वर्ग को पूरा बोलेंगे, त ही बोल रहे हैं आप, तो में क्या हो रहा है? आपकी जो जीभा है वो दांतों के साथ आपका स्पर्श दे रही है, ठीक है। ल एंड स, ठीक। नेक्स्ट है ओष्ठ। ओष्ठ मतलब ओंठों के सहारे बोलने वाले, ठीक है। देखो प आप बोलोगे, प, फ, ब, देखा मेरे होंठ हिल रहे हैं, अंदर से हवा आ रही है, हवा मेरे होंठों के टकराने से, उस पे होंठों के जुड़ने से टकरा रही है और जो आवाज निकल रही है वो ये आवाज निकल रही है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं कंठोष्ठ, मतलब कंठ और ओष्ठ। कंठ और अपने होंठों के सहारे से बोलने वाले ओ और औ, ये दोनों जो है कंठोष्ठ की कैटेगरी में आते हैं, मिलके जो है बोला जाता है। इसके अलावा दंतोष्ठ है, वो है ब, ठीक है। वो जब बोलते हैं तो आपके जो है ओष्ठ जो है मुड़ जाते हैं, दांतों के साथ टच हो जाते हैं, ठीक है, वो है ब। और नासिक, नासिका, नाक के सहारे जो बोले जाते हैं, तो अनुस्वार जो है, ठीक है, अंग, ये जो है अनुस्वार है आपके, ठीक है, सारे के सारे इस कैटेगरी में आते हैं। तो इस प्रकार से आप इनको याद कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू वेरी मच।